गुड़िया रानी की बुआ दादी भी आ गई। यह कब से अपनी बुआ दादी का इंतजार कर रही थी। अरे भाभी, कैसी हैं आप? ठीक ही हूँ जीजी, और आप बताइए? बस भाभी, महाकाल की कृपा है। गुड़िया तो काफी कमजोर होगी ना भाभी, क्योंकि यह जल्दी ही पैदा हो गई है। नाना जीजी, गुड़िया तो पूरे 9 महीने में ही पैदा हुई है, और ये कमजोर नहीं बल्कि हष्ट पुष्ट है, पूरे 4 किलो की हुई है। क्या? ये क्या कह रही है भाभी आप? गुड़िया पूरे 9 महीने में हुई है? भला ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ जीजी, पूरे 9 महीने में हुई है गुड़िया। लेकिन सीमा और राघव की शादी को तो अभी सिर्फ 9 महीने ही हुए हैं ना, फिर 9 महीने में ही गुड़िया हो गई। थोड़ा आपको अजीब नहीं लगता भाभी? जरा सोच कर देखो, दिमाग चलाओ अपना। जीजी, जरा साफ साफ कहिए, क्या कह रही हैं आप? यही भाभी कि जब बहू बेटे की शादी को 9 महीने ही हुए हैं और गुड़िया भी पूरे 9 महीने में हुई है, तो क्या शादी के पहले बहू बेटे का मेल मिलाप हुआ था? नहीं तो जीजी, राघव और सीमा तो शादी के पहले कभी नहीं मिले, बल्कि जब राघव सीमा को देखने गया था तो वो हम लोगों के साथ ही गया था, और सीमा को देखते ही उसने पसंद कर लिया, और इतनी जल्दी शादी की डेट निकल गई कि दोनों के मेल मिलाप का तो मौका ही नहीं मिला। तो जरा सोचिए आप, 9 महीने में शादी भी हो गई और बच्चा भी गोद में आ गया। भला ऐसा कभी हुआ है? वैसे जीजी, आपका भी कहना गलत नहीं है, मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लो, फिर लग गई आग। मुझे तो जैसे मालूम चला ना भाभी कि सीमा बहू की डिलीवरी हो गई, मैंने तो तुरंत ही शादी के कार्ड उठाकर देखा। इसीलिए तो मैं डिलीवरी की खबर सुनते भागते भगाते अस्पताल नहीं आई भाभी। मैंने आराम से 15 दिन बैठकर इस बारे में सोचा, उसके बाद ही बहुत सोच समझकर यह बात मैं आपसे कहने आई हूँ। इसका मतलब जिसे मैं अपनी पोती करके लाड़ लड़ा रही थी, वह असल में मेरे बेटे की बेटी है ही नहीं। अरे और नहीं तो क्या भाभी, आपकी बहू सीमा तो चरित्रहीन निकली, जो कोख में बच्चा लेकर आई थी अपने ससुराल। मैं इस मनहूस को आज के बाद अपनी गोद में नहीं लूंगी, न इसकी तरफ देखूंगी मैं। न जाने किसका पाप है जिसे मैं अपनी गोदी में लेकर लाड़ लड़ा रही थी। छी छी छी। माँ जी, क्या बकवास कर रही हैं आप? आपने मेरी बच्ची को किसी का पाप कहा? और नहीं तो क्या, तू ही बता। अरे तुम दोनों की शादी को अभी 9 महीने ही हुए हैं और 9 महीने में बच्ची भी गोद में आ गई। भला ये कैसा चमत्कार है? माँ जी, बेकार की बातें मत कीजिए। इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले आपने एक बात सोचा भी नहीं, यह मेरे और राघव की ही बेटी है। झूठ बोल रही है तू। क्या सबूत है तेरे पास कि यह राघव और तेरा ही बच्चा है? अब मुझे सबूत देना होगा। देखो बहू, अगर हम मान भी ले कि यह बच्चा तुम्हारा और राघव का ही है, तो क्या दुनिया वाले मान जाएंगे? सब लोग यही सवाल करेंगे ना कि तुम लोगों की शादी को अभी 9 महीने ही हुए हैं और 9 महीने में ही बच्चा गोद में आ गया। बुआ जी, आप भी? ओ, असल में यह आपके दिमाग की फसल है। तभी तो माँ जी गुड़िया होने के 15 दिन बाद ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं, वरना अभी तक तो माँ जी ने कभी ऐसी बातें नहीं की थी। बहू, तू अपनी बुआ सास से क्या बात कर रही है? मुझसे कर। अरे यह बात मुझे तेरी बुआ ने नहीं बताई, बल्कि मैंने अपना दिमाग चलाया है। हाँ बहू रानी, तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। अरे मैं तो तुम्हारी गुड़िया से मिलने आई थी। आप लोग का दिमाग तो ठिकाने पर है ना? आप लोग मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। इस बच्ची के पिता राघव जी ही हैं, इसलिए दोबारा इस तरह की घटिया बातें आप लोग मत करना। करेंगे, एक नहीं 100 बार करेंगे। सवाल तो उठेगा ही ना कि 9 महीने में बच्चा गोद में आ गया। अरे यह कैसा चमत्कार है? क्या तुम अपने मायके से ही दहेज में लेकर आई थी इस बच्ची को अपने कोख में? माँ जी बस कीजिए। अरे मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, अपने रिश्ते का लिहाज कर रही हूँ, इसीलिए अपने हद में बात कर रही हूँ, तो आप सिर पर चढ़ी जा रही है और उल्टी सीधी घटिया बकवास बातें की जा रही है। अरे यह क्या, किस बात का इतना शोर शराबा हो रहा है? दीदी, कम से कम आपको तो समझाना नहीं पड़ेगा ना मुझे। आप तो साइंस की स्टूडेंट हैं, आप तो इस बात को अच्छे से समझ सकती हैं ना कि शादी के 9 महीने के अंदर अगर बच्चा गोद में आ गया तो इसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे का पिता कोई और है? हाँ, वैसे ये कॉमन तो है, इसे कुछ प्रूफ नहीं हो सकता। देख बेटा, ये साइंस वाइंस हम लोग नहीं जानते, लेकिन शादी के ठीक 9 महीने के अंदर ही एक बच्चा गोद में आ गया, यह आश्चर्य का विषय है। और मैं तो कहती हूँ कि तेरी भाभी चरित्रहीन है, यह मायके से यह बच्चा अपने कोख में लेकर आई थी। वैसे मम्मी, आप लोग कह रहे हो तो इस बात में ध्यान तो देना पड़ेगा, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, अब तेरे लिए तेरी माँ से बढ़कर तेरा साइंस हो गया। वैसे भाभी, मम्मी और बुआ बोल रहे हैं तो यह मैटर तो मुझे भी सीरियस लग रहा है। देख बेटा, तेरे पापा को आ जाने दे, मैं तेरे पापा से बोल कर ना तेरी भाभी के मायके में फोन लगवाऊंगी और तेरी भाभी के मायके वालों को यहाँ बुलाकर उनकी बेटी की करतूत बताऊंगी। माँ जी बकवास मत कीजिए, आप मेरे माता पिता को परेशान मत कीजिए। अच्छा, तो
तुम चाहती हो कि हम खुशी खुशी इस पाप की गठरी को अपना लें? हाँ हाँ, बुलाइए, भाभी के मम्मी पापा को बुलाइए। भाई उन्हें भी तो मालूम चले, हो सकता है या फिर भाभी के मम्मी पापा पहले से ही जानते हो। शर्म नहीं आती दीदी? अरे आप इतनी पढ़ी लिखी होकर इतनी घटिया वाहिवात बात कर रही है। मैं नहीं, मेरे घर के बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं तो मुझे तो इन लोगों का साथ देना ही होगा ना। मैं अभी राघव को फोन करके बुलाती हूँ और बताती हूँ कि आप लोग मुझ पर कितना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। मम्मी, वैसे मुझे नहीं लगता कि भाभी झूठ बोल रही हैं। ऐसा पॉसिबल है मम्मी कि शादी के 9 महीने के अंदर ही एक बेबी गोद में आ जाए। अरे लाली बेटा, चाहे पॉसिबल हो ना हो, मैं तो कहती हूँ एक बहुत अच्छा मौका मिला है। शादी के वक्त बहू के मायके वालों ने कितना झुकाया था हम लोगों को। अरे यह बहुत अच्छा मौका मिला है कि भाभी के मायके वालों का घमंड तोड़ने का, उन्हें नीचा दिखाने का। तेरे भाभी के पिता बहुत डिग मारते हैं ना, समाज के ठेकेदार बनते फिरते हैं। मैं तो कहती हूँ इस बार उनके मुंह में ऐसा तमाचा मारना चाहिए ना कि वह जिंदगी भर इस तमाचे की आह न भूल सके। हाँ बुआ, वैसे आप ठीक ही कहती हैं। बहुत घमंड है ना भाभी को अपने मम्मी पापा पर। कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा की बातें पत्थर की लकीर है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तो सच में यह बहुत सुनहरा मौका मिला है। बुला लीजिए भाभी के मम्मी पापा को। मैं भी आप लोगों की हाँ में हाँ मिला दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, आ जाने दे तेरे पापा को। असल में राघव और सीमा की शादी के दौरान राघव की बुआ रत्ता जी का बहुत अपमान हुआ था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी थी जो सीमा के माता पिता को बर्दाश्त नहीं हुई। सीमा के पिता स्पष्टवादी थे, वह गलत बातें कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने राघव की बुआ को 2 बातें कह दी थी जो राघव की बुआ को दिल में लग गई थी। बस राघव की बुआ इसी अपमान का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने सीमा के ऊपर गलत इल्जाम लगा दिए। उधर सीमा ने राघव को फोन करके घर बुला लिया। क्या हुआ सीमा, तुमने इस तरह मुझे फोन करके क्यों बुलाया? सुना नहीं आपने? आपकी माँ मुझ पर कितना घटिया इल्जाम लगा रही है। अरे आपको तो सारी सच्चाई मालूम है ना। आप ही बताइए, यह बच्ची आपकी है या नहीं? हाँ, यह बच्ची तो मेरी ही है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी माँ के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो? क्यों ना करूं, अपनी माँ से जाकर पूछो कितनी घटिया हरकतें कर रही है आपकी माँ। उन्होंने मेरे मायके वालों को फोन किया है। राघव बेटा मेरे पास आ तू, मैं तुझे सारी सच्चाई बताती हूँ। जाइए, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप सारी बातें ना अपनी माँ के मुँह से ही सुन लीजिए। हाँ, मैं माँ से ही जानना चाहता हूँ असल में क्या बात हुई है। कावेरी जी ने अपने पति को भी सारी बातें बता दी और अपने बेटे के भी दिमाग में उल्टी सीधी बातें भर दी, और बहू के मायके वालों को फोन करके उन्होंने अपने घर बुला लिया। बहू के मायके वाले भी दौड़ते भागते वहाँ आते हैं कि न जाने ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके लिए उन्हें इस तरह से बुलाया गया है। यह कैसी घटिया बातें कर रहे हैं आप लोग? अरे हम अच्छे घर के लोग हैं और हमारे घर की बेटियों के बारे में आपको ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। अच्छा, अगर आप लोग इतने ही अच्छे घर के लोग हो तो शादी के ठीक 9 महीने बाद बच्चा गोद में कैसे आ गया? हमारी बेटी गंगा की तरह पवित्र है और आप लोग हमारी बेटी के ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते, वरना क्या बहन जी, क्या कर लेंगे आप? बहन जी, कर तो हम लोग बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे लोगों में से नहीं हैं जो अपनी बदनामी खुद अपनी छाती पीट पीट कर सड़क गलियों में करे। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि यह प्रूफ हो सकता है कि यह बच्ची राघव की ही है, लेकिन हमें अपनी बच्ची पर इतना भरोसा है कि हम इस तरह के टेस्ट करके अपनी बच्ची को अपमानित नहीं करना चाहते। और आप लोगों से भी कहते हैं कि चुपचाप इस बात को यहीं खत्म करके हमारी बहू को ससम्मान अपनाए और दोबारा इस तरह की घटिया बातें हमारी बेटी के सामने ना करे, वरना सच में आप देख ही लेना कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ समधी जी, मैं यही कोशिश करूंगा कि हमारे घर में इस बारे में दोबारा कोई बात ना हो। अब आप लोग जा सकते हैं। अरे ये क्या किया आपने? आपका दिमाग तो ठीक है ना? ऐसे कैसे उन लोगों को जाने दिया? अरे भाग्यवान, दीपक जी का समाज में एक अलग ही रुतबा है और बड़े बड़े मंत्रियों तक उनकी पहुंच पहचान है। अगर उन्होंने हमारे ऊपर उल्टा सीधा केस लगा दिया ना, तो जिंदगी भर जेल की चक्कियां पीसते रहेंगे हम लोग। लेकिन ऐसे कैसे हम? नहीं, बात खत्म करो। मैं अपने घर में सुख शांति चाहता हूँ। अरे आपको बात खत्म करना है तो करो, लेकिन मैं किसी के पाप की निशानी को अपनी गोद में अपनी पोती बनाकर नहीं रखूंगी। मैं उस बच्ची को कभी अपने गोद में नहीं लूंगी। तो बेटा, तुझे भी लगता है कि तेरी माँ झूठ बोल रही है या तेरी माँ का तजुर्बा गलत है? नहीं माँ। सीमा अपने आप को समझती क्या है कि ऐसे बात खत्म हो जाने से यह बात हमेशा खत्म हो जाएगी? अरे हर रोज मैं उसे इस बात के ताने दूंगी, हर रोज उसे बेइज्जत करूंगी। वह खुद इतनी शर्मिंदा हो जाएगी ना इस बात से कि चिल्लू भर पानी में डूब मरेगी। आज इस बिना सर पैर की बात को लेकर सीमा के मायके और ससुराल वालों के बीच में खूब हंगामा न हुआ, जिसके चलते सीमा के मन में अपने ससुराल वालों के प्रति एक गांठ बन जाती है। सीमा सिर्फ इस रिश्ते का बोझ ढोने के लिए
अपने ससुराल में रुकती है। असल में अपने पति की ऐसी उल्टी सीधी बातें सुनने के बाद तो सीमा कमल अपने ससुराल में रहने का कर ही नहीं रहा था, लेकिन माता पिता की इज्जत और चार समाज के बारे में सोचकर वह अपने मन में पत्थर रखकर अपने ससुराल में जिंदगी करने को रुक जाती है। अरे कम से कम तुम्हें तो सारी सच्चाई पता है। अरे तुम्हारी माँ मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाते रही और तुम मुंह बांधे माँ खड़े होकर चुपचाप सारा तमाशा देखते रहे। तुम्हारे मुंह में जबान नहीं था, अपनी माँ की बातों का जवाब नहीं था। अरे कोई नहीं, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि मैं सच्ची हूँ या झूठी, या बच्चा तुम्हारा है या नहीं। अरे सीमा, माँ गलत क्या कह रही है? भाई जिस तरह से शादी के 9 महीने बाद ही बच्चा पैदा हो जाए तो कोई भी शक तो करेगा ही ना। अब बच्चे के माथे पर उसके पिता का नाम थोड़ी ना लिखा होता है। अच्छा, तो क्या तुम्हारे माथे पर तुम्हारे पिता का नाम लिखा है कि तुम अपने पिता के ही बेटे हो? सीमा, अपने हद में रहो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगे तो सच्चाई बदल जाएगी? गलती से भी ऐसी गलती मत करना कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ, वरना तुम सोच भी नहीं कर सकते कि मैं क्या कर सकती हूँ। और यदि तुम्हें भी मुझ पर शक है ना, तो कोई जरूरत नहीं है इस पति पत्नी के रिश्ते के बोझ को ढोने की। मैं इस घर में सिर्फ अपने माता पिता की इज्जत और अपने बच्चे की जिंदगी के लिए हूँ, क्योंकि आज तुमने इतनी बड़ी बात बोलकर मेरे दिल को छल्ली छल्ली कर दिया। अब तुम चाहकर भी मेरे दिल में कभी वो जगह नहीं बना पाओगे, कभी वो मान सम्मान नहीं बना पाओगे जो मैंने तुम्हें दिया। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं अपनी बच्ची को पूरा हक दिलवा कर रहूंगी, उसके पिता का भी और उसके पिता की संपत्ति का भी। और हाँ, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम डीएनए टेस्ट भी करवा सकते हो। उसमें तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत। सीमा को पहली बार इतने गुस्से में देखकर राघव थोड़ा डर जाता है और राघव को भी सीमा की बात पर यकीन हो जाता है। राघव समझ जाता है कि सीमा झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन सीमा की सास वह तो बहुत ही बदतमीज किस्म की महिला थी, क्योंकि सीमा की बुआ सास ने अच्छी तरह से सीमा के सास का माइंड वॉश कर दिया था। सीमा की सास सीमा को हर रोज ताने मारती है और सीमा की बच्ची खुशबू को अपनी गोद में नहीं लेती, उसे हमेशा पाप की निशानी ही कहती। धीरे धीरे 1 साल का समय बीत जाता। अब राघव और सीमा के बीच रिश्ते थोड़े सामान्य तो हो गए थे, लेकिन ससुराल वालों से अभी भी कड़वाहटी थी। 1 साल बाद सीमा की ननद लाली की भी सगाई हो जाती है और घर में अब जोर शोर से लाली की शादी की तैयारियां चल रही थी। सगाई के 15 दिन बाद ही लाली और नितेश की शादी होने वाली थी, इसीलिए लाली और नितेश खूब घूम घूम कर शॉपिंग करते। लेकिन सीमा को इस शादी ब्याह में कोई रुचि नहीं थी, वह चुपचाप दूर से सारे तमाशे देखते रहती। अरे बेटा, तुम लोगों ने सारी शॉपिंग कर ली है? हाँ मम्मी जी, लगभग सारी शॉपिंग तो हो ही गई है। सारी शॉपिंग? अभी सारी शॉपिंग नहीं हुई है। जो लहंगा मुझे चाहिए ना, वह जयपुर में मिलेगा, इसीलिए आप मुझे जयपुर ले चले। मैं वहीं से वो डिजाइनर लहंगा खरीदूंगी। अरे नितिन बेटा, हमारी लाली को जो लहंगा चाहिए ना, वह दिलवा ही दो तुम जयपुर जाकर, वरना ये मानेगी नहीं। लेकिन मम्मी जी, जयपुर तो काफी दूर हो जाएगा, एक दिन में जाकर वापस आना पॉसिबल नहीं है। अरे तो एक दिन वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, कल चले जाना तुम लोग। ठीक है मम्मी जी। लाली, जा नितिन बेटा को गेट तक छोड़ कर आओ। हाँ मम्मी। अरे भाग्यवान, अभी दोनों की शादी नहीं हुई है, सिर्फ सगाई ही तो हुई है। तुमने रुकने के लिए हाँ क्यों कह दिया? अजी आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? 15 दिन बाद तो दोनों की शादी हो ही जाएगी ना, तो क्या फर्क पड़ता है? और आजकल ये कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे तो घूमते फिरते हैं ही। अरे आप हलवाई से मिलकर आए या नहीं? अरे मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, अभी जाता हूँ। हे भगवान, बस मेरी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाए, बस यही तमन्ना है कि मैं अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़ों में सजी धजी सी देखूं। जैसा दामाद हमने सोचा था, नितिन तो उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। वह मेरी लाली को हमेशा खुश रखेगा। सीमा। हाँ कहिए। घर में कोई नहीं है क्या? न सामने माँ है, न लाली है, न पापा है। नहीं, सब शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं। अच्छा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ मार्केट चलना, मैं तुम्हें कुछ साड़ियाँ दिलवा दूंगा शादी के लिए। नहीं, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, मुझे नई साड़ियों की जरूरत नहीं है। ठीक है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इनकी शादी ब्याह के फंक्शन में। अरे इन लोगों ने मुझे कितना बेइज्जत किया, मुझ पर कितना घटिया इल्जाम लगाया, और मैं इनकी शादी पार्टी में एंजॉय करूं। ये तो मजबूरी है कि मुझे शादी में शामिल होना पड़ेगा, वरना मेरा बस चलता तो मैं अपने मायके चली जाती। धीरे धीरे समय बीत रहा था और शादी के दिन भी नजदीक आ रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक लाली के ससुराल से फोन आया कि लाली के होने वाले दादा ससुर का देहांत हो गया है, तो यह शादी 3 महीने बाद होगी। ठीक है, हमने तो सारे ऑर्डर दे रखे थे, लेकिन शादी 3 महीने बाद। देखो भाग्यवान, समधी जी के घर में दुखद घटना हुई है, तो हम शादी के लिए उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। अगर वो 3 महीने बाद बोल रहे हैं तो हमें शांति से 3 महीने बाद ही शादी करना चाहिए।
हाँ मम्मी, पापा ठीक कहते हैं। क्या 3 महीने बाद होगी शादी? हाँ बेटा, नितिन के दादाजी का देहांत हो गया है। ठीक है मम्मी। जैसे ही लाली ने सुना कि शादी 3 महीने बाद होगी तो लाली एकदम से घबरा गई और घबराते हुए अपने कमरे में चली गई। हे भगवान, 3 महीने बाद शादी होगी, लेकिन हमने तो सोचा था 1 हफ्ते बाद ही शादी हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझसे ये कैसी गलती हो गई? गलती? कैसी गलती लाली? आपको क्या करना? आप मेरी बातें सुन रही थी छिपकर? कोई गलती नहीं, मैं तो बस यूं ही। और तुम जाओ भाभी मेरे कमरे से, और आइंदा बिना नॉक किए मेरे कमरे में मत आना। यार, इस तरह से किसी की बातें छिपकर सुनना अच्छी बात है क्या? लाली, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी बात सुनने का। वो तो मुझे लगा कि तुम परेशान हो, इसलिए मैं यहाँ से गुजर रही थी तो तुम्हारी बात सुनकर अंदर आ गई, लेकिन गलती कर दी मैंने। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे लाली घबरा रही थी और करीब 1 महीने बाद लाली को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो लाली? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ माँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ माँ। लाली, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ। जब हम लोग लहंगा खरीदने जयपुर गए थे ना, तब हम लोग जयपुर में एक होटल में रुके हुए थे और हमारी शादी तो बस 15 दिन बाद थी, इसीलिए लेकिन माँ, इसमें जितनी गलती मेरी है उससे कहीं ज्यादा गलती नितिन की है, क्योंकि ये सब नितिन ही चाहता था। चुप, बकवास बंद कर। गलती हमेशा एक लड़की की ही होती है। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। अरे तुमने तो हमारी नाक कटवा कर रख दी। तुम अभी के अभी नितिन से बात करो और कहो कि जितनी जल्दी हो सके वह शादी की डेट निकलवा ले। ठीक है माँ। हे भगवान, इस लड़की ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। इधर लाली के माता पिता बहुत गुस्से में थे, लाली के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे थे, और उधर लाली नितिन को सारी बात बताती है, लेकिन लाली की बात सुनकर नितिन भड़क जाता है। हेलो नितिन, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सेट अप, क्या बकवास कर रही हो तुम? किसी और का पाप तुम मेरे माथे मरना चाहती हो? वैसे तो 3 महीने बाद हमारी शादी हो जाती, लेकिन अब तुम शादी के पहले प्रेग्नेंट हो तो मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे कोख में जो बच्चा है वो मेरा ही है? नितिन कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे अलावा? बकवास बंद करो। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। मुझे क्या मालूम कि तुमने किस किस से रिश्ता रखा हुआ था और किसी और के रिश्ते के पाप तुम मेरे रिश्ते में डालना चाहती हो। नहीं, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हारे जैसे चरित्रहीन लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। अपनी बात खत्म करके नितिन गुस्से से फोन रख देता है और इधर लाली का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। माँ, वो मुझसे शादी करने को तैयार नहीं है माँ। वो कहता है कि बच्चा मेरा नहीं है। मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं अपनी जान दे दूंगी। माँ, ये सब हमारे ही कर्म है जो लौट कर हमें मिल रहे हैं वापस। हमने भाभी के ऊपर कितना घटिया इल्जाम लगाया, भाभी को कितना बुरा भला कहा। फर्क इतना ही है कि वहाँ भाभी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन यहाँ तो मेरी गलती है माँ। ये सब मेरे ही कर्मों का फल है माँ। आप लोगों ने भाभी के बारे में कितना बुरा भला कहा और मैंने भी सब कुछ जानते हुए आप लोगों का साथ दिया और भाभी को दोषी बताया, चरित्रहीन बताया। उसी की सजा है माँ। आप लोगों ने बिना किसी गलती के दूसरे की बेटी को जो सजा दिया ना, वही सजा भगवान आज आपकी बेटी को दे रहा है माँ। लेकिन यहाँ आपकी बेटी गलत है। तुम चिंता मत करो बेटी, रो मत। मैं आज ही नितिन के घर जा रहा हूँ और जाकर उसके माता पिता से बात करता हूँ और उन्हें सारी बात बताता हूँ। इस तरह लाली के माता पिता नितिन के घर जाते हैं और नितिन के माता पिता को समझाने की कोशिश करते हैं। नहीं, हम लोग आपकी चरित्रहीन बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। नहीं बहन जी, ये मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। आप ऐसा मत बोलिए, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। अरे हम कैसे मान ले कि आपकी बेटी की कोई गलती नहीं है, और हम ये भी कैसे मान ले कि वह बच्चा हमारे बेटे नितिन का ही है? चरित्रहीन मेरी बहन नहीं बल्कि आपका बेटा है। अरे उसने ही तो मेरी बहन को बहलाया फुसलाया कि 15 दिन बाद उन दोनों की शादी हो जाएगी, और वह नितिन का ही बच्चा है। क्या किसी बच्चे के माथे में लिखा होता है कि वह किसका बच्चा है? सुमित्रा जी की बात सुनकर राघव और उसके माता पिता को अपने कर्म याद आ गए, क्योंकि उन्होंने अपनी बहू के ऊपर इसी तरह का इल्जाम लगाया था। सीमा के माता पिता और भैया ने नितिन के माता पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों का साफ कहना था कि वह किसी चरित्रहीन लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे, तो वह लोग हताश होकर वापस अपने घर आ जाते हैं। सीमा बेटा, हमें माफ कर दे, ये सब हमारे ही कर्मों का फल है। हमें नहीं मालूम था कि ईश्वर इतनी जल्दी और इस तरह से हमें हमारे कर्मों का हिसाब देगा।
हमने तेरा बहुत दिल दुखाया बेटा, जबकि हम जानते थे कि यह तुम्हारा और राघव का ही बच्चा है, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें बुरा भला कहा। ये सब उसी का परिणाम है। वो लोग मेरी बेटी को एक्सेप्ट करे या ना करे बेटा, लेकिन मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा। बहू, तुमने बिना गलती के 3 साल हमारे कितने अपमान सहे, हमारे घटिया शब्दों को बर्दाश्त किया, लेकिन मेरी बेटी ने तो गलती की है। भगवान ने जाने उसकी किस्मत में आगे क्या होगा। जो हो सो हो बेटा, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। वैसे तो सीमा को अपने ससुराल वालों से कोई हमदर्दी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी ननद के साथ कुछ बुरा हो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। माँ जी, आप ज्यादा परेशान मत होइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। गलती लाली और नितिन दोनों की है, फिर लाली ही क्यों सजा भुगते। मैं लाली के ससुराल अपने पापा के साथ जाऊंगी, फिर देखती हूँ वह शादी के लिए कैसे मना करते हैं। इधर सीमा अपने पिता के साथ लाली के ससुराल पहुँच जाती है। नितिन, ये कैसी घटिया हरकत कर रहे हो तुम लाली से शादी के लिए इनकार कैसे कर सकते हो, जबकि तुम जानते हो कि उसके घर में तुम्हारा ही बच्चा है। क्या बकवास कर रही हैं भाभी आप? अरे यहाँ आपके साथ शादी के बाद आपका बच्चा होने पर भी आपकी सास और पति ने आप पर विश्वास नहीं किया, फिर मेरी और लाली की तो शादी भी नहीं हुई है, फिर मैं कैसे विश्वास कर लूँ? हाँ, यह बातें हम लोगों से छुपी नहीं है। जब वह लोग अपने शादीशुदा बहू के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं, तो फिर अभी तो लाली हमारे घर की बहू भी नहीं बनी। कोई बात नहीं, मेरी बेटी के साथ भी मैंने कुछ गलत नहीं होने दिया था, क्योंकि मेरी बेटी गंगा की तरह पवित्र थी, और मैं लाली के साथ भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मानता हूँ कि लाली से गलती हुई है, लेकिन इस गलती में नितिन तुम्हारा भी बराबरी का हाथ है। क्या कर लेंगे भाई साहब आप? हम नहीं बनाना चाहते लाली को अपने घर की बहू। मैं कुछ नहीं करूँगा भाई साहब, जो कुछ भी करेंगी वह मेरी बेटी ही करेगी, और मेरी बेटी लाली की ननद है। सबसे पहले तो मेरी बेटी एक पुलिस कंप्लेंट करेगी, जिसमें वो बताएगी कि तुम लोग दहेज के लिए शादी तोड़ रहे हो, और इस कंप्लेंट से तुम अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धो दोगे। और मेरी दूसरी कंप्लेंट यह होगी कि तुमने मेरी ननद को शादी का झांसा दिया और उसके साथ जोर जबरदस्ती की, और जब वह गर्भवती हो गई तो तुम शादी से मना कर रहे हो। और यह साबित करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी कि लाली के गर्भ में किसका बच्चा है। डीएनए टेस्ट का नाम तो सुना ही होगा ना तुम लोगों ने। पहले सस्पेंड हो जाओगे, और दूसरे कंप्लेंट में हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी उस नौकरी से तुम्हारी। उसके बाद हमारे समाज से तुम्हारे पूरे खानदान को बहिष्कृत करवाया जाएगा, और समाज के किसी भी समारोह, शादी, विवाह उत्सव में तुम लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। और कोई भी समाज का व्यक्ति अपने घर के किसी कार्यक्रम में आप लोगों को निमंत्रण देगा तो उनके भी पूरे परिवार को समाज से बाहर कर दिया जाएगा। बस भाई साहब, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आगे मर्जी आप लोगों की है। चलिए पापा। हे भगवान, अगर लाली से शादी नहीं हुई तो यह सब होगा हम लोगों के साथ। अरे नितिन बेटा, मैं तो कहती हूँ तू लाली से शादी कर ही ले। हाँ माँ, यह गलती अकेले लाली से नहीं बल्कि मुझसे भी हुई है। मुझे भी लगता है कि मुझे लाली को अपना लेना चाहिए। इधर नितिन के परिवार वाले सीमा के पिता की धमकी सुनकर बहुत डर जाते हैं और लाली से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर सब लोग सीमा और सीमा के पिता का धन्यवाद करने में लगे थे। चिंता मत कीजिए आप लोग, अब तो नितिन के घर से खुद फोन आएगा और वह लोग शादी के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे। जैसे मैंने अपनी बेटी के साथ गलत नहीं होने दिया ना, वैसे मैं आप लोगों की भी बेटी के साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा। आखिर लाली भी तो मेरी बेटी जैसी ही है ना। आप लोगों ने मेरी बेटी के ऊपर जो इल्जाम लगाया, उस इल्जाम के लिए तो मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता तो मैं राघव से अपनी बेटी को अलग करवा कर उसकी नई जिंदगी बसा सकता था, लेकिन यह तो मेरी बेटी के आत्मसम्मान की लड़ाई थी, इसलिए मैं चुप रह गया। लेकिन देखो ना, इसी ही तो कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। हमें अपने कर्मों की सजा ना बस यही भोग कर जानी है, और आप लोगों ने तो देख ही लिया कि ईश्वर आजकल कितने जल्दी न्याय करते हैं। हाँ भाई साहब, हम अपनी गलती के लिए हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी मांगते हैं, आपकी बेटी से माफी मांगते हैं। हमने बहुत बड़ा अपराध किया जिसकी सजा हमारी बेटी को मिली, लेकिन आज आप लोगों की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बच जाएगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से भी विनती करती हूँ कि कभी किसी की बेटी के साथ वो मत करना जो आप अपनी बेटी के साथ होने पर बर्दाश्त न कर पाए। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।